मैंने चूज़ किया वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर मैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शायद मैं जाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, और जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। देखो, सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमें यहाँ सिखाया नहीं जाता कि हम एक कुएँ से बाहर कैसे सोचें। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम आसपास के शहरों में ही चले जाएं बस, उससे बियॉन्ड हमारी सोचने की कैपेसिटी को डेवलप नहीं किया जाता। तो और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत है, हमारे यहाँ टैलेंट इतना ज़्यादा है। एक गांव खेत से उठा हुआ बच्चा जो है, वो अगर मिलिट्री में जनरल बन सकता है तो वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो रॉकेट भी उड़ा सकता है। तो हमारे बच्चे जो है उनको बताया नहीं जाता है, तो इसीलिए वो टैलेंट क्या होता है, वो टैलेंट दब जाता है। अब मुझे सर ने कहा कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बच्चों को बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं, अब हम चीज़ों को कैसे सीखें, कैसे करें, या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हम भी दूसरे कंट्री जाकर या किसी बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च का काम करें। क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम कितना सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमें आगे जाके करना है तो हम कर पाएंगे। तो मैं वही आपको बताऊंगा कि हमें अगर अब्रॉड अप्लाई करना है, अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, खास करके रिसर्च के बेसिस पे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स दूं, इंडिया में हर साल अराउंड $200 बिलियन खर्च होता है रिसर्च के ऊपर। वहीं जो वेस्ट है वहाँ पर $1 ट्रिलियन, मतलब इंडिया से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन है, और उसमें भी $200 बिलियन में से मैक्सिमम हमारी स्कॉलरशिप्स पर जाता है। ना हमारे यहाँ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है अब तक अनफॉर्चुनेटली, ना आगे उसकी उम्मीद रखती है। तो आपको क्यों अब्रॉड जाना चाहिए? 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात, कल्चरल एक्सपोजर। जो कल्चर आप यहाँ देखते हैं और जो कल्चर आप वहाँ देखते हैं बिल्कुल अलग हैं, दोनों बहुत अलग हैं। उससे आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपकी जो ब्रॉडनेस है अंडरस्टैंडिंग की, वो मल्टीपल टाइम्स या मैं कहूँ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा होता है कि आपको रिसर्च का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको वो लेबोरेटरीज मिलेंगी, वो आपको काम करने की जगह मिलेगी, वो प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, जो शायद इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये तो पहली चीज़ है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये चीज़ें, जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, कि हमें करना कैसे चाहिए। अब अगर अब मान लो कि हमारा सपना है कि हमें भाई ये करना है, तो इसकी स्टार्टिंग टर्मिनल पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब जो है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स किया है सबने, ठीक है? आप सबने मास्टर्स किया हुआ है अपना, ठीक है? आप सबका मास्टर्स है। अब देखो, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो मास्टर्स के साथ जो एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हमने इसको मास्टर्स बोला है, लेकिन ये रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स नहीं है, ये करिकुलम ओरिएंटेड मास्टर्स है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस मास्टर्स के दौरान आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट ये है। अब मान लीजिए मैं इंटरनेशनल रिलेशन, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, मेरा जो इंटरेस्ट था वो जो है वॉर्स एंड इन सब पर था, इंटरनेशनल रिलेशंस पर था। सो आई हैड अ थिंक कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस करना है, मेरे को इसके ऊपर काम करना है, मेरे को वॉर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इन सब पर जाना है। तो सबसे पहले आई हैड अ क्लिक ऑन माई इंटरेस्ट कि यार मेरा इंटरेस्ट ना ये है। तो जब आपको आपका इंटरेस्ट पता होगा ना, देन यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज अबाउट दैट। आप उसके बारे में ना नॉलेज इकट्ठी करोगे, उसके बारे में आप कोर लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करोगे। कोर लिटरेचर का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, हमें हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती। वो सारी की सारी किताबें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो कि आमतौर पर हम नहीं पढ़ते एग्जाम के लिए, हमें सिर्फ रेफरेंस के लिए पता होता है कि उस राइटर की वो किताब है, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं हैं। तो आप क्या, आप उन चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे। ये आप कब कर रहे होगे? ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ मास्टर्स कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ये कर सकते हो। या ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आई थिंक 1-2 साल चलता रहता है, आप उसको अभी से स्टार्ट करते रहो। आप अपनी साथ में अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो इम्प्रूव करते रहो। ये बेसिक चीज़ है कि ये हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप जब वहाँ जाओगे या आप जब उन स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करोगे जिन्होंने ये स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, तो अगर आपने वो नहीं कर रखा तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये पहली चीज़ है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता हो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, और इस इंटरेस्ट के किस पर्टिकुलर पार्ट पर मुझे क्या करनी है, रिसर्च करनी है।
ठीक है। इंडिया में रिसर्च की सबसे बुरी हालत इसीलिए है, से आई एम नॉट बीइंग वेरी क्रिटिकल, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चों को पता नहीं है कि हम रिसर्च किस चीज़ पर करें। तो जब आपको ये नहीं पता, ये आइडिया नहीं है, आपके अंदर से एक वो जो कहते हैं दिल की आवाज़ नहीं निकल रही है रिसर्च के लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड पर करना है, तो हम शायद ज़्यादा नहीं कर सकते। वेल दैट इज़ अनदर पॉइंट। उसके बाद में ये मैंने बताया आपको कि आपने अंडरस्टैंड किया कि मेरा ये रिसर्च का, मैं इस फील्ड को चुनना चाहता हूँ। अब देखो होता क्या है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, एक होगा प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंदर होता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, एक फॉर्म आता है, हम उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वी गो टू एन एंट्रेंस देते हैं, पीएचडी का है इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है और हम रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। बट वहाँ प्रोसेस ये नहीं है, वहाँ प्रोसेस बहुत अलग है। जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म तो है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करता है। एक बहुत लंबा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें क्योंकि आप फॉरेन का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और हर तरह की चीज़ें जो होती है काफ़ी बड़ा होता है वो, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ वेरी बेसिक। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एड्रेसेस वो 5 से 7 बार पूछते हैं, या वो आपका नाम, ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, वेट, ये बहुत बेसिक होता है उनका एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आती है दूसरी चीज़ें, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और फिर आपको पूछते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई यू वांट टू ज्वाइन। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये शायद हमारे यहाँ हमें कभी नहीं बताते कि व्हाट इज़ योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, व्हाट इज़ योर पर्सनल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाट इज़ व्हाई यू वांटेड टू ज्वाइन दिस पीएचडी। अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें पूछनी स्टार्ट कर दी जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें स्मूदन हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पूछा जाता कि भाई व्हाई यू वांटेड टू ज्वाइन द पीएचडी, हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, LOR का क्या मतलब होता है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं ये क्या है, ये सिर्फ एप्लीकेशन के वो पार्ट्स हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे आप अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स, यहाँ पर कुछ और एड ऑन्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, एक आपको आपके बेसिक एप्टीट्यूड, एक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हम उसको बोलते हैं, एक वो बेसिक एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या हम उनको नहीं कर सकते, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में बात करूँगा, उससे पहले मैं आपको ये 4 चीज़ बताता हूँ जो कि एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, ठीक है। तो देखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या है, ऐसा होता है, हमने हमारे यहाँ मास्टर्स की, हमने यहाँ मास्टर्स की हमारी, तो अब जब हम मास्टर्स करते हैं तो ऑन एंड अराउंड हमें 4 से 5 प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। अब आपके 4 से 5 प्रोफेसर्स, या हो सकता है किसी डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट तो 6 से 7 भी होते हैं, ये जो प्रोफेसर्स हैं ये आपके नाम पर एक लेटर लिखते हैं, एक वो फिजिकल लेटर नहीं होता, वो एक ईमेल होता है, एक ईमेल लिखते हैं कि भाई दिस सो एंड सो XY कैंडिडेट जो है ये मेरे साथ, या हमने हमारे डिपार्टमेंट में ये बंदा पढ़ा है, या ये जो है स्टूडेंट पढ़ा है, और ही और शी इज़ गुड इन एकेडमिक्स, ये एकेडमिक्स में अच्छा है, को करिकुलर में अच्छा है, दे हैड सर्टेन अदर एक्टिविटीज़ इन्होंने अच्छी की हैं। अब इसका क्या मतलब आता है, जब आपके जो मास्टर्स के जो प्रोफेसर्स हैं या MPhil के अगर स्कॉलर्स हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि MPhil की वहाँ पर एक अलग से रिक्वायरमेंट है, अगर आपने रिसर्च अगर किया होता है तो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। वो आपके नाम पर ऐसे एक लेटर बनाते हैं, और ये आपको लेने होते 3 प्रोफेसर से, 3 प्रोफेसर। मैं जब यहाँ था, मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, मैंने 3 प्रोफेसर से ये लिया था। तो वो आपको कैसे करना पड़ेगा, जब आप मैंने ये आपको बताया, जब आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस का, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किससे अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखाना चाहते हैं। तो वहाँ से आपको 3 ईमेल्स देनी पड़ेंगी, 3 ईमेल्स, यहाँ से आप 3 ईमेल्स देंगे कि हम इन 3 प्रोफेसर्स, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने उनके साथ कितने साल काम किया है, एज ए स्टूडेंट काम किया है, हो सकता है आपने एज ए रिसर्च काम किया हो, या हो सकता है आपने एज ए असिस्टेंट काम किया हो, कितने साल आपने काम किया है,
और उसके बाद एक ईमेल जाएगा आपके प्रोफेसर्स के पास कि हमें आपके किसी स्टूडेंट ने ऐसे अप्लाई किया है, आप प्लीज उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो यू नीड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद योर प्रोफेसर। आपको क्या अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ईमेल आपको भी आएगा कि हमने आपके प्रोफेसर को ईमेल भेज दिया है, आप उनसे बात करिए, वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेंगे। सो आपकी रेपो आपके प्रोफेसर के साथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी ये छोटी सी डिमांड हो जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके प्रोफेसर के साथ, आपके प्रोफेसर को लगे कि या हाँ ये जो स्टूडेंट है ही और शी कैन डू अ फ्यू थिंग्स बेटर, तो वो आपके लिए ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेंगे। ये आपको करने होते हैं 3। देखो ये जो है ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। हमारे यहाँ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, बात मान लेते हैं, हम उनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी फुलफिल हो जाती हैं। तो ये बहुत सिंपल है। आपको इसके लिए बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, कि जब ईमेल आए, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, फिर वो जो लिंक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बीच में जैसे वो 7 दिन का होता है, तो विद इन 7 डेज 8 डेज आपको वो फुलफिल करना होता है, वो डालना होता है। तो प्रोफेसर्स की ये से आप कांटेक्ट में रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये काम अब तक ऐसा काम है जो आप नहीं कर रहे हो, ये आप एनी हाउ दूसरे लोग आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपने अब तक क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड की थी। अब देखो, अब बात आती है ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पर्सनल स्टेटमेंट। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? देखो, जब भी आप एक बात इमेजिन कीजिए कि एक 10,000 किलोमीटर दूर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा आप कौन है? हम कैसे बता सकते हैं? हम उनको वीडियो नहीं दे सकते, उनको मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, हम उनको लिख सकते हैं। इंडिया के साथ और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेटेड क्लास है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट राइट, हम लिखते नहीं हैं। हम लोग क्या है, हमें लिखना भी होता है तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम अपनी चीज़ें, हम अपने मैसेजेस को डायरी में पेपर पे कन्वे नहीं करते हैं कभी भी। अगर आपको बहुत एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी है, आई वुड से दिस इज़ अ हैबिट। आप बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, इट्स अनदर थिंग, लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स ऑन सम पीस ऑफ पेपर। डायरी में लिखना स्टार्ट करें, या रैंडम थॉट्स हैं तो पेपर पे लिखे फेंक दे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको लिखना स्टार्ट करें। तो जो पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि मैं कौन हूँ, मैंने अब तक क्या किया है, मतलब कि मेरा पूरा बैकग्राउंड, मैं कौन हूँ, मैंने मेरी एजुकेशन कहाँ से की, किस फील्ड में की, मैंने क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, कैसे कैसे मैंने अब तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। हो सकता है आपने बैचलर्स करी हो, बैचलर्स में आपने किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि आप एनसीसी में थे, आपने एनसीसी करी है, तो अब हम मेंशन करेंगे किसी ऐसे ऐसे मैंने एनसीसी भी करी हुई है। आप एनएसएस में थे, आपने एनएसएस बताया। फिर हो सकता है कि कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हो सकता है आपने कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो सकता है आपने इंटर यूनिवर्सिटी किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ, ये अराउंड 2 से 3 पेज का होता है, ये 2 से 3 पेज का होता है, ये आप इसको लिखेंगे पूरा ब्रॉडली, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन दैट। जैसे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स भी करी, मैंने बैचलर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स करी, फिर देन आई स्विच्ड टू पॉलिटिकल साइंस। सो एक लोगों को ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब हाउ वाज दैट चेंज्ड, कि भाई एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे। तो आई हैड रिटन एवरीथिंग, मेरा जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने वो लिखा, वो मेंशन किया। तो वैसे ही जो भी चीज़ें आपने करी हैं, हो सकता है किसी ने बैचलर्स के बाद जॉब करी हो 1 साल, फिर उन्होंने सोचा हो कि नहीं आई शुड परस्यू माई मास्टर्स, तो मास्टर्स के लिए आ गए। फिर अब वो ये चाहते हैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि मेरे पास इस तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीज़ें होती है ना पर्सनल स्टेटमेंट, दिस शुड बी वेरी पर्सनल टू यू। वो ऐसी चीज़ होती है कि ऐसा होता है कि वो आपको रिफ्लेक्ट करे, वो 3 पेज। वो 3 पेज जब अगर कोई पढ़े तो उसको आपकी बेसिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई सो एंड सो कैंडिडेट हैज़ डन सो एंड सो थिंग्स, आपने जो भी किया है। और ये आप अगर छोटे से छोटा आपने प्राइज़ जीता है, हो सकता है आपने कॉलेज के अंदर किसी डिबेट में प्राइज़ जीता है, यू शुड मेंशन दैट कि मैंने एक ऐसा प्राइज़ जीता है। हो सकता है कि आपने कोई स्लोगन राइटिंग में प्राइज़ जीता है, यू शुड मेंशन दैट। आप बैठें, इसको 3-4 दिन लगाएं कि यार मैंने अब तक लाइफ में किया क्या है। और ये अगर आप इसके लिए नहीं करना चाहते तो जस्ट वैसे ही अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी आप लिख के देख सकते हैं। दिस इज अ नाइस हैबिट, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिवर्सिटी जानना चाहती है। देखो,
अगर मैं सिंपल, अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं, हम किससे दोस्ती करते हैं? जिसको हम जानते हैं। हम किसी अनजान से दोस्ती नहीं करते। तो उसी तरह यूनिवर्सिटी आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर कब लेगी? जब वो आपको जानती होगी। तो ये वो चीज़ है जो आपको और यूनिवर्सिटी के बीच में एक ब्रिज बनेगी। जितना स्ट्रांग ये ब्रिज होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब देखो ये जो है ना एसओपी, हम इसको बोलते हैं एसओपीज या एसओपी बोल लो आप। देखो अब तक हमने बात करी कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है, बट नाउ द थिंग इज कि मैं आपके साथ मिलके क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहती हूं। दैट इज द थिंग। यूनिवर्सिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि आपने 2015 में कहां पर किस डिबेट में प्राइज जीता था। हमें आप पता चला, वी आर हैप्पी विद दैट कि आपने प्राइज जीता है, आपको करिकुलर में अच्छे हैं, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं एज ए यूनिवर्सिटी, मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि आप यहां आकर क्या करना चाहते हैं। क्या आप यहाँ पर आकर सिर्फ एज अ मौज मस्ती के लिए आना चाहते हैं, या यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन रिसर्च? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या पाउंड या जो भी करेंसी वो स्पेंड कर रही है, तो अल्टीमेटली दे वांट सम रिजल्ट ना, दे वांट सम रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए वो ये पूछना चाहते हैं कि आपका पर्पस क्या है, वाई यू वॉन्टेड टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, कैंपस में आप क्यों आना चाहते हैं, आप जिस पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ काम करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपके पास आपका इंटरेस्ट है, आपके पास आपका इंटरेस्ट है, आपके पास जैसे ही आपका इंटरेस्ट है, नाउ यू नो कि मुझे करना क्या है। आपके पास आपका इंटरेस्ट है, आपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज किया, अब आपको एक ब्रॉडर आइडिया है कि यार मैंने ना इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करनी है। सो यू विल राइट एवरीथिंग अबाउट दैट इन 1 or 2 पेपर। एक दो पेजेस में आप ये चीज लिखेंगे। 2 पेजेस में हम आमतौर पर इसको लिखते हैं कि सी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, हो सकता है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, लिथियम आयन बैटरीज पे काम करना चाहते हैं, तो यू विल राइट ऑल अबाउट दैट इन दैट पेज। हो सकता है आप कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट करना चाहता है, तो दे विल राइट अबाउट दैट। तो मैं अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर करना चाहता तो आई वुड हैव रिटन अबाउट दैट कि यार मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अब तक जो रिसर्च हुआ है उसके अंदर ये कुछ कमियां हैं, या आई कुड हैव कंट्रीब्यूटेड दैट। तो वो सब आप यहाँ लिखेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा, ये आपको खुद से भी पूछना पड़ेगा, ये आपको अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि यार मैं ये इस पर्टिकुलर फील्ड में क्यों रिसर्च करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। तो जब आपको आपके वाई का आंसर मिलेगा, आपको आपके वाई का आंसर मिलेगा, आप इसको लिख पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले, मैं अगेन वहीं जा रहा हूं स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक होना चाहिए कि यार सी दिस इज माय इंटरेस्ट, ये काम मैं दिन में 24 घंटे बैठ के कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सी आई कैन डू दिस, मैं ये करता हूँ तो मुझे मजा आता है, मैं ये काम, इस चीज़ को पढ़ती हूँ या ये रिसर्च करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि यार कोई बोझ है, मैं उसको कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट की, उसके साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बन पाएगा। ये 3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 चीजें आपके हाथ में, 2 चीजें आपके हाथ में। कहीं भी एप्लीकेशन इस बेसिस पर जज नहीं की जाती कि आपकी एक चीज बहुत स्ट्रांग है, दूसरी चीज बहुत वीक है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। नहीं, वो लोग, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत लीनियंट हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद यू कि आपने ऐसा लिखा हुआ है, आप उसको विल यू प्लीज इलेबोरेट अबाउट दैट। मेरे पास बहुत ईमेल्स आते थे कि विल यू प्लीज इलेबोरेट दैट यू हैव रिटन समथिंग इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाट अबाउट दैट, उसमें काम कैसे करना चाहेंगे, हमारे यहाँ एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर फील्ड की नहीं है, उस पर्टिकुलर फील्ड की है, सो वुड यू लाइक टू डू वर्क ऑन दैट। तो वो बहुत आप अंडरस्टैंडिंग है, वो ये चाहते हैं कि जो यंग ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो ये कहीं भी आप ऐसा ना समझे कि यार वो तो बहुत बड़े लोग हैं और हम तो उनको ईमेल करेंगे तो पता नहीं वो लोग रिप्लाई करेंगे या नहीं। बहुत बहुत टाइम से, और मैं कहता हूँ बहुत डिसिप्लिन्ड वे से वो लोग आपके रिप्लाईज करते हैं। तो कहीं भी ये ना समझे कि यार मेरे तो यार प्रोफेसर जो हैं वो शायद मेरा जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे। दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड आपका पर्सनल स्टेटमेंट आपने कैसे उसको मोल्ड किया है, कैसे लिखा गया। तो ये चीज़, 2 चीज़ आपके हाथ में, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके ऊपर आप इंटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस।
एक स्वॉट एनालिसिस होता है, आप सब देखना यूट्यूब पर जाकर एक स्वॉट एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो आप करके देखना कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं, मेरा वजन 110 किलो है लेकिन क्या है मैंने 4-5 महीने बहुत मेहनत की एंड मैं आई रिड्यूस्ड दैट टू 70 kgs, तो मेरा ये स्ट्रेंथ है कि आई एम वेरी परसिस्टेंट अबाउट समथिंग। तो मैंने क्या पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया, सी सर आई एम वेरी परसिस्टेंट अबाउट माय वर्क, आई हैड डेमोन्स्ट्रेटेड माय परसिस्टेंस विद दिस, कि मैंने ना अपना वजन कम करके दिया। सो दिस बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ यू। कुछ महीनों पहले वो आपकी वीकनेस थी, क्या फिजिकली फिट नहीं है, बट दैट बिकेम अ स्ट्रेंथ। तो इस तरह का एनालिसिस, इस तरह की रिसर्च आप जो है आप करें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो ये 2 चीज़ें आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने करनी है, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा देखो करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, प्रोफेसर से बार बार बात करना, हमें भी हम थोड़े हेजिटेट करते हैं कि यार सही है नहीं है, लेकिन गो विद दैट, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। यू नो प्रोफेसर के पास जॉब है, दे आर वेल पेड ऑफ, लेकिन आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अभी जो लास्ट की जो चीज़ है, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत सिंपल है। इसमें ये पूछना चाहते हैं वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स। अब ये बहुत लोगों को लगेगा कि यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये तो सेम ही हो गया ना, फर्क क्या है इसमें। देखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप सारी की सारी बात करेंगे प्रोफेशनली, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ रिसर्च, आई वुड यूज दिस काइंड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, आई वुड वर्क इन दिस फील्ड, आई वुड वर्क विद दिस प्रोफेसर, और जो कहते हैं ना बहुत हम प्रोफेशनल होंगे सिर्फ उसमें। वी विल नॉट मेंशन दैट यार मेरे पेरेंट्स है ना वहाँ रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। ये हम लिखेंगे इसमें वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन में, कि यार हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सी आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट अ मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट अराउंड मी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। हर जगह मैंडेटरी नहीं है ये, कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछती, कई यूनिवर्सिटी पूछ लेती हैं, तो ऑप्शनल है। मैंने जब अप्लाई किया था तो आई थिंक मैंने 5-6 में किया था, 2 या 3 ने पूछा था, तो बहुत एक छोटा सा लिखना होता है, 5 से 7 लाइन का, 10 लाइन का, तो आप वो बता सकते हैं। हो सकता है आपकी इच्छा हो, भाई हम सबकी इच्छा है, वी वांट टू ट्रैवल यूरोप, वी वांट टू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया, वी वांट टू ट्रैवल न्यूजीलैंड, वी वांट टू ट्रैवल यूनाइटेड स्टेट्स, तो हो सकता है आप ये कहें कि यार सी आई वांट अ कल्चरल डिफरेंस, या आप ये कह सकते हैं कि सी आई वांट अ बेटर अपॉर्चुनिटी माय फैमिली फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। सो इसमें कुछ गलत नहीं है, हम वहीं अट्रैक्ट होते हैं जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हम ऐसा लिखें कि यार मैं जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहता हूँ, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सब हम कब कर रहे होंगे, ठीक है, ये सब हम कब करेंगे, इससे पहले हम कुछ काम और करेंगे, ठीक है, जो कि इससे इम्पोर्टेंट है। ये सब तो मैंने वो बताया जो आपको करना है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या होता है, जब हम मान लीजिए कि हम शूज़ खरीदने जा रहे हैं, तो हम फ्लिपकार्ट पर ना बहुत रिसर्च करते हैं यार, दोस्तों से पूछते हैं यार ये जूते का सोल ऐसा है ऐसा, चाहे हमें नहीं पता है लेकिन वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो जब हम एक पीएचडी के लिए एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये रिसर्च कैसी होती है कि भाई मैं कैसे जानना चाहूँगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। सो देखो ये जो है इसमें लगता है 2 से 3-4 महीने, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं या आप कैसे करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे, आप वहाँ अपनी रिसर्च लिखेंगे कि या आप उसमें सीधा सीधा लिखेंगे कि सम यूनिवर्सिटीज़, मैंने जैसे लिखा था कि टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर रिसर्च और फिर और ऑब्लिक पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस और इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो वहाँ एक पेज खुल जाते हैं, जैसे आपको 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ या 15 यूनिवर्सिटीज़, मैं जब करा था तो मैंने बहुत सारी देखी थी, अराउंड 30-35-40 यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी थी। उसमें से क्या है, मैंने जैसे 40 यूनिवर्सिटीज़ देखी, 40 यूनिवर्सिटीज़ मैंने गूगल पर सर्च की, उसमें से मैं फ़िल्टर करते हुए आया, फ़िल्टर करते करते मैं पहुंचा 10 यूनिवर्सिटीज़ पे। ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, हम कैसे फ़िल्टर करेंगे। सी अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट। दूसरा है कि क्या आपका इंटरेस्ट वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्या उनका इंटरेस्ट भी वही है। जैसे मैं जब कर रहा था सिक्योरिटी स्टडीज़ पर, न्यूक्लियर पॉलिसी पर, तो मैं ये देखता था कि प्रोफेसर का काम अगर पब्लिक पॉलिसी पर है तो बिग नो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत अपोजिट चीज़ें हैं।
और अगर मेरे प्रोफेसर, अगर मैं जिसके साथ काम करना चाहता हूँ उनका काम उसी पर्टिकुलर फील्ड में है, उसी पर्टिकुलर रीजन पे है, तो आप क्या करोगे, आप उस यूनिवर्सिटी को टिक कर लोगे कि हाँ ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को मैं दोबारा से रिव्यू करूँगा। जैसे ही आप फैकल्टीज़ को देखते जाओगे, यूनिवर्सिटी आपने मान लीजिए कि मैंने जब कोई एक एक्स यूनिवर्सिटी देखी, उसके अंदर मेरे को फैकल्टी मिल गई, 2 फैकल्टीज़ मिल गई, 2 फैकल्टी मिल गई जिसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे से जैसा मिलता है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया कि ठीक है यार, आई विल रिव्यू दिस अगेन। तो मैंने इसको अपने इस बॉक्स में डाल दिया 10 वाले डब्बे में कि हाँ यार इसको बाद में फिर से देखना है। तो मैं 40 यूनिवर्सिटी से मैंने स्टार्ट की थी, 15 यूनिवर्सिटीज़ मेरी वहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, मेरी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बच गई 25। मैंने देखी हर किसी की फैकल्टी दे, देखो ये बहुत टाइम इंटेंसिव है, बहुत लेबर इंटेंसिव, आप सारी रात लैपटॉप पर बैठे रहोगे, देखते रहोगे, तो ये आपको करना पड़ेगा। सी दिस इज़ योर फ्यूचर, यू नीड टू डू दिस। तो आपके यहाँ से आपने 40 यूनिवर्सिटी आपने पहले निकाली थी, जिसमें हो सकता है कि बहुत कई यूनिवर्सिटीज़ है ना, टॉप 5 टॉप 7 मैसाचुसेट्स जैसी, ठीक है, और वो वैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ मेरा नहीं हो पाएगा, आपने वैसे हटा दी, ठीक है, वहाँ पर फील्ड भी है, सब है, लेकिन आपने वैसी रखी जो ठीक रेंज में है, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, नॉर्मल है, और जो कि थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ आप ये सोचते हो कि मेरा एडमिशन हो सकता है, जहाँ मेरी फैकल्टी है जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रही है। तो आपने क्या किया, वैसे 10 15 20 यूनिवर्सिटीज़ छांट ली। अब आपने जब 15 20 यूनिवर्सिटीज़ जब छांट ली हैं, उसको अगेन आपने फिल्टर करना है। अगेन आप फिल्टर कैसे करोगे, आपने देखा था आपकी फैकल्टी जो है, मैंने एक्स यूनिवर्सिटी जो देखी थी उसकी जो 2 फैकल्टीज़ हैं वो उनका इंटरेस्ट यही है। पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल पर देखा था उनका इंटरेस्ट यही है। बाद में मैंने इनके सीवीज डाउनलोड किए, सीवी जो है मैंने वो डाउनलोड करे, सीवी डाउनलोड करने के बाद ये देखा, और उनकी सीवी बहुत वेल मेंटेन्ड होती है, वो बताते हैं कि वी आर डूइंग ऑन सम दिस प्रोजेक्ट, हम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो मान लो कि आपने देखा कि बंदे का इंटरेस्ट तो है न्यूक्लियर पॉलिसी पर है, सिक्योरिटी स्टडीज़ पर है, एरिया स्टडीज़ पर, जैसे मैंने जो किया था मैं बता रहा हूँ, पर अभी फिलहाल वो बंदा जो है वो काम कर रहा है डेमोक्रेसी पर, अभी वो बंदा दूसरी चीज़ पर काम कर रहे हैं। सो ही इज़ डूइंग दिस। तो अब मतलब हमारा फील्ड तो सेम है, बट अभी उन्होंने फील्ड क्या है, वो दूसरी जगह गए हुए हैं, वो वहाँ बिजी हैं, तो क्या है, नहीं होगा यहाँ पे, तो आपने क्या है, इसको कैंसिल कर दिया। तो आप अब ये काम अगर आप 40 यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते हो तो बहुत सारा टाइम चल जाता है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। तो अब आपने क्या किया, वो जो 15 यूनिवर्सिटीज़ 20-25 यूनिवर्सिटीज़ आपने छाटी थी, आपने उसके साथ ये काम किया, तो अल्टीमेटली फिल्टर आउट होकर आपके पास 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं। अब फिर हम अल्टीमेटली वी ऑल आर इंडियंस एंड वी वांट मनी, हमें पैसे से मतलब है भाई, ठीक है। सो अब आपने देखा कि यार 4 यूनिवर्सिटीज़ तो ना बहुत कॉस्टली जगह पर हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ रहना बहुत मुश्किल है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में है, ठीक है, लॉस एंजलिस में है, सो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, दिस इज़ द रियलिटी है ना, अल्टीमेटली वी हैड नीड टू फेस दिस। तो आपने क्या किया, आपने 4 यूनिवर्सिटीज़, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ आपने बोला कि यार ये ना बड़ी कॉस्टली हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं अगर चला भी गया विद फुल स्कॉलरशिप भी चला जाऊँ तो फिर मेरे को काम करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी हेक्टिक। तो आपने वो हटा दिया, आपने अल्टीमेटली 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रख ली। अब आपको ये 8-10 यूनिवर्सिटी रख ली, अब आपके ऊपर है आप 5 से 6 में अप्लाई करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द पूल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, अपने यहाँ सिंपल होता है फॉर्म भरो, एंट्रेंस दो, एडमिशन पालो। देखो जब आपने ये 8 से 10 यूनिवर्सिटी से अप्लाई की ना, अब आपके पास आपने इन हर यूनिवर्सिटी से एक 2 फैकल्टी जो है, आपके पास 1-2 फैकल्टी जो है ना, एक हो सकता है या 2 हो सकता है, आपको फैकल्टीज ऑलरेडी मालूम है कि भाई सम एक्स यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ए और बी मेरे फील्ड की जो है ना वो उस पर काम कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है, ये सब काम करना है, ये सब काम हम करेंगे उससे पहले, जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये सब काम हम उससे पहले ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। आई विल टेल कि कैसे करना है। हमने ए और बी, मान लो कि आपने एक्स यूनिवर्सिटी से ए को ईमेल किया, एक ईमेल किया कि सर और मैम, ईमेल का टेम्पलेट वगैरह जो है ना वो आपको नेट पर मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेंगी कि मैम ऐसे ऐसे है, मैंने ऐसे ऐसे इंडिया में मास्टर्स करी है, इस फील्ड में करी है, अगर आपने एमफिल करी है तो मैंने ऐसे एमफिल की है, ये मेरा रिसर्च हिस्ट्री है, इस पर्टिकुलर फील्ड पर मैंने काम किया है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो लोग बहुत
बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो आपको रिप्लाईज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने उनको CV भेजा, आपने अपना कुछ पहले पेपर पब्लिश किया है, पेपर भेज दिए, या कुछ आपने अपना राइटिंग सैंपल जिसको हम बोलते हैं वो भेजा, तो वो लोग रिप्लाई करते हैं। 2 रिप्लाई आते हैं कि या तो आता है यस या नो। यस या नो का क्या मतलब है? नो में आपको प्रोफेसर कह देता है कि लुक आई एम बिजी विद सम अदर वर्क, या मैं अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास प्लेस नहीं है रिसर्च के लिए। सो आप वो आउटराइटली डिनाई कर देते हैं कि यार हम नहीं कर सकते काम, उनकी कोई भी रीज़न हो सकते हैं। और कई बार वो ये कहते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, यू आर डन गुड अमाउंट ऑफ वर्क, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ या तैयार हूँ, आप क्या करें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। जैसे ही वो आपको ये कहते हैं ना कि अप्लाई कर दें, आप अप्लाई करेंगे फिर वो सारा काम। तो इसका क्या, इसका बेनिफिट क्या है? सी देखो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेक्शन होता है इस बेसिस पर, एक कमेटी बनती है, जितने भी वहाँ पर फॉर्म्स आते हैं, जितने भी वहाँ पर एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें वो ये देखा जाता है कि विच वन इज़ बेटर, अल्टीमेटली यही होता है। और बेटर के लिए कई क्राइटेरिया होते हैं। आपके एकेडमिक्स कैसी हैं, आपके स्टैंडर्ड जो टेस्ट मैंने बताया, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कैसा है। तो जब आपका एप्लीकेशन वहाँ जाएगा और एक प्रोफेसर ने आपको हाँ बोला है, तो आपके एप्लीकेशन को एक एज मिलता है कि हाँ यार दिस चाइल्ड हैज़ कॉन्टेक्टेड मी बिफोर, और मैंने इसका काम देखा है, तो आपको एक एज मिलता है करने के लिए। तो जब मैं कर रहा था तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स को ईमेल किया था, अराउंड 50-60% से वहाँ से आता है रिप्लाई कि हाँ ठीक है आप अप्लाई करो, वी विल कंसिडर दैट। तो ये अब ऐसा नहीं कि उसने आपको हाँ बोल दिया तो फिर आपका फिर वहाँ हो ही गया एडमिशन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या, यू हैव अ सर्टेन एज, आपके पास एक एज होती है। तो ये एक तरीका है, ये आपने करना है हर यूनिवर्सिटी के साथ। हो सकता है आपने 20 लोगों को मेल किया, 10 से आपको मेल आया, 5 से आपको पॉजिटिव आया, 5 से नेगेटिव आया, ठीक है, 50% के उसमें। तो जहाँ से आपको पॉजिटिव आया है वहाँ पर आपने अप्लाई किया एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ सिलेक्शन, ठीक है। ये तो सारा है अप्लाई करने का जो आपने करना है। लेकिन अब आपने अप्लाई भी कब करना है? 2 मैंने जैसे चीज़ें बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हमें जो अप्लाई ही करना है ना, वो सबसे पहले वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट इन आवर रिसर्च, ठीक है। ये वो टर्मिनल पॉइंट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अब क्या होता है, जब हमें ये पता होता है कि रिसर्च हमें क्या करनी है और हमारा इंटरेस्ट क्या है, फिर हमें कुछ क्या है सर्टेन, अब हमें सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी होती हैं। जैसे 2 कंडीशंस हमारे यहाँ होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, हमारे यहाँ लोग बहुत डरते हैं यार इससे, इंग्लिश लैंग्वेज से कि यार ये क्या है पता नहीं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका बेसिक एप्टीट्यूड, आपका बेसिक एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास 2 टेस्ट हैं, आइल्स है और एक टॉफिल है, ठीक है। आइल्स आप दे सकते हैं, आइल्स या टॉफिल, ठीक है। ये दोनों आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत नॉर्मल है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका बैंड स्कोर आता है 9 में से। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि आपका 6 से यूपर होना चाहिए, ठीक है, 6 एंड अबव, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल कैंडिडेट जिसको बोलना पढ़ना लिखना सुनना आता है, दे कैन डू दैट। कोई बहुत बड़ी कोई आपको या यूट्यूब पर जाओ और बोलो कि यार बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। 6 और 6 से ज़्यादा चाहिए होता। उसके बाद में ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से कर सकते हो। किसी को लगे कि आइल्स टफ है, उसको हो सकता है कि कोई 7 दिन की प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर ले आए, और कोई हो सकता है 40 दिन की में जिसको अच्छा स्कोर ना मिले। बट ऑन एन एवरेज सबको 6 से ऊपर मिल जाता है। दूसरा होता है GRE, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो इसके अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, वन इज़ क्वांट एंड अनदर वन इज़ वर्बल, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनकी अपने आप, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी से सारे के सारे जुड़े हुए लोग हैं, हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, क्वांट एंड वर्बल। आपको क्वांट के अंदर जो मैथ्स होता है ना, बेसिक मैथ्स, जो हमारे यहाँ बिल्कुल बेसिक मैथ्स होता है, हम 10th तक पढ़ते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और वर्बल में क्या होता है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी इंग्लिश की वोकैब कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इंग्लिश को पढ़ने की कैसी कैपेसिटी है, या ये मैं कहूँ कि विल यू बी एबल टू कॉप अप विद दोज पीपल
क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ से जाने के बाद सारा काम हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी में नहीं हो रहा है वो। तो अब आपको क्या है, अब आपको उनके साथ कम्पीट करना है। कम्पीट करना है तो यू नीड टू बी देयर, साथ में होगे तभी तो कम्पीट करोगे। अगर आप 50 मीटर पीछे हो और कोई लोग 50 मीटर आगे हैं तो आप कैसे कम्पीट करोगे उनसे। तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपकी कैपेसिटी, ऐसा नहीं है इसमें आपके बहुत अच्छा स्कोर आ गया इन दोनों में तो आपका एडमिशन होगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें आपका बहुत बेसिक स्कोर आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं। ऐसा भी होता है, बहुत बेसिक स्कोर होता है और एडमिशन उनको मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा जैसे मैं था तो हमारे जो सोशल साइंसेज के जो कोर्स होते हैं उसमें क्वांट का स्कोर ज़्यादा मायने रखता है कि क्वांट में आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है। आई वॉज फ्रॉम मैथ्स, तो मेरे लिए क्वांट बेसिकली ईजी था कि यार ठीक, आई हैड डन दिस, तो मैंने इसको आराम से कर लिया था। तो यही होता है कि आप देखें अपनी वीक पॉइंट। हमने इन 2 पेपर को देखा क्योंकि ये 2 पेपर बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको फुलफिल करनी है। हमने देखा कि यार ये 2 बेसिक पेपर हैं, इन दोनों बेसिक पेपर का आपने एनालिसिस कर लिया कि यार मैं ना इस बेसिक पेपर में ना इन 2 पेपर में मेरे ये सर्टेन पॉइंट्स ना वीक हैं, आपने उन पर काम किया। हम नेट जेआरएफ करते हैं, हम तब भी ऐसे ही करते हैं, वी लुक इनटू द यूनिट्स जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये आप करोगे, ये बेसिक सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एनालिसिस करोगे इन 2 एग्ज़ाम्स का, इसके बारे में आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल सकते हो। मैं कह रहा हूँ ओशियन ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़ना चाहो तो यू कैन डू दैट। इसके बारे में एनालिसिस करोगे। ये 2 पेपर होते हैं बेसिक, इनकी रिक्वायरमेंट होती है इन 2 चीज़ों की, ये हमको करनी ही होती है। उसके बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से। तो ये आप जैसे हम फॉर्म अप्लाई मान लो कि नवंबर में करते हैं, तो ये आप इन दोनों चीज़ों को आप आइल्ट्स को एंड जीआरई को आप अराउंड अगस्त या सितंबर तक आपको ख़त्म करना होता है। उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई करने का नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस है, ये आपको सारा फॉलो करना होता है बाहर के लिए। तो दिस इज़ द प्रोसेस। और सबको लगेगा कि बड़ा लंबा है यार, ये तो बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं है। सी यू विल बी पेड ऑफ, आपका ये जो मेहनत है इसकी आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, मैंने ये सारा किया था भाई, ठीक है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, समय लगता है, ऐसा नहीं है पैसे लगते हैं, वो भी बात है, पर ये आपका कांस्टेंट जो एफर्ट है उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। सो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा ये, हाँ तो देखो सबसे बेसिक क्या है, सबसे पहले बेसिक्स ये कि आपके पास आपके मास्टर्स का सारा जो काम हो रखा है, आपने अपनी मास्टर्स वगैरह करी है, तो सबसे पहले आप करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट, 40-45 यूनिवर्सिटीज़ आपने अपनी निकाली। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ निकालने के बाद आप आगे उनको एलिमिनेट करते करते 10 से 12 पे, 10 से 12 के बाद भी आपका फर्दर एलिमिनेशन आप कैसे करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो आपने क्या है, प्रोफेसर्स को ईमेल किया, तो हम मोटा मान लेते कि आपने 15 यूनिवर्सिटीज़ के 30 प्रोफेसर्स को ईमेल किया है और आपको 15 से 50% से आ गया, 15 प्रोफेसर से आपको ईमेल आया, 15 में से भी 7 ने आपको बोल दिया कि भाई हम नहीं ले सकते, 8 ने बोला कि ठीक है हम कर लेंगे आपके साथ। जिन 8 से आया आपने उन 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का सोचा। तो उससे पहले जिसमें आपने सोचा है आपने थोड़ा सा देखा कि हाँ मैंने पर्टिकुलर प्रोफेसर्स ने क्या क्या काम किया, उस हिसाब से आपने अपना काम किया, फिर आपने ये एग्ज़ाम्स देने, फिर आपने वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रोसेस है। और एप्लीकेशन का मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन का ये जो सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बताई थी, ये जो सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये 2 काम आपके बहुत बेसिक हैं। LOR आपके हाथ में नहीं है, आपके प्रोफेसर के हाथ में है, सो यू नीड टू बी इन टच विद दैट। पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड व्हाई यू वांटेड टू ज्वाइन, ये हर जगह नहीं आता, बट ये जो 2 चीज़ें हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब आप ये लगा लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन है, ये आपके एप्लीकेशन की वो बैकबोन है जो आपके एप्लीकेशन को जज कराने में मेहनत उनकी कम लगाएगी। और जितनी कम उनकी मेहनत होगी, मेहनत कम तभी हो सकती है या तो एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो या वो एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार हो। अगर एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो दे विल सिलेक्ट यू, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि दे आर वेरी जेनरस अबाउट स्कॉलरशिप, कि आपका PhD में एडमिशन होता है तो दे गिव यू स्कॉलरशिप,
100% होता है। यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट में आप पर्टिकुलरली मैं बोलूँ वेस्ट में बिना स्कॉलरशिप्स के पीएचडीज नहीं होती हैं। दे विल नॉट गिव यू एडमिशन। जैसे मुझे एडमिशन मिला और मुझे 4 यूनिवर्सिटी से मिला, तो मुझे एडमिशन मिला था तो ये कोविड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला कि वी विल कॉल यू आफ्टर 6 मंथ्स, हम आपको 6 से 7 महीने बाद बुलाएंगे, क्योंकि अभी हम स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो जब हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे वी विल कॉल यू देन। तो तब तक मैंने कहा ठीक है, मैं आई विल डू माई वर्क हियर, मैं अपना यहाँ काम करूँगा। तो ये आपको कंसिडर ही तब करेंगे जब व्हेन दे विल हैव स्कॉलरशिप। तो ये बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि यार पता नहीं कैसे होगा वो। सो बी जनरस अबाउट योर वर्क, बी ऑनेस्ट अबाउट योर वर्क कि यार हाँ मैंने ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ ऐसे। तो और डरे मत प्रोसेस से। सबसे पहले इतना बड़ा लगे ना, लोग डरने लग जाते कि डरे मत। हमारे यहाँ प्रोसेस और भी लंबा है, हमारा प्रोसेस 5-6 साल चलता है, यहाँ सिर्फ एक ही बार चलता है, तो डरे नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। और मैं बताता हूँ इंडिया के और अपने यहाँ के नॉर्दर्न प्लेन्स के जो लोग हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, बस उनको ना वो स्पार्क नहीं मिलता, उनको वो स्पार्क नहीं मिलता, एंड दे आर फुल ऑफ एनर्जी, तो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप वो हैं दैट यू कैन डू। बस ये ना सोचे कि यार गोरे हमसे तेज हैं, गोरे तेज नहीं है गोरे कहीं तेज नहीं है, ठीक है। हम वी यूज्ड टू बी समवट जो वो कभी नहीं बन सकते, तो हमने बहुत कुछ किया है हिस्ट्री में, वी हैड अ ब्राइट हिस्ट्री, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छा फ्यूचर बनाएं। सो डरे नहीं, डरने का कोई नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट दैट जंप इनटू दैट। दो ही चीज़ें होंगी, या तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कूदोगे तो यार हमेशा रहे यार कूद जाता तो सही था। तो इट्स नॉट कि यार हम ये नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस, बट ये कि आप अपने आप को समझें, ठीक है। अभी बताओ, अभी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो। हेलो, हाँ या यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क। जो आपने टेस्ट बताए वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं तब भी वो टेस्ट देने होते हैं? देखो ये ना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी अगर आपको बहुत पर्टिकुलरली बताऊं तो कोविड के बाद क्या हुआ था, कोविड के बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया था। जब दे रहा था तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था बिना जीआरई के। हाँ, तो ऐसा आपको ना हर यूनिवर्सिटी के साथ जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो आप वहाँ जाके उनको देखें कि यार हाँ मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसमें हो सकता है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो, तो वो आप वहाँ से समझेंगे, ठीक है। फिर आप उसको ब्रॉडन आउट करते करते लेकर आएंगे कि अच्छा ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की मैंने रिक्वायरमेंट देख ली, और मेरे को अगर स्टैंडर्ड एग्जाम्स देने हैं तो आपने वो दे दिए, और अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट कर रही है आपको स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए, जितना मेरे को पता है अभी के टाइम पे एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड इज गॉन फ्रॉम द कंट्रीज, तो अब वो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको देने पड़ेंगे दोनों एग्जाम। यस। हाँ हाँ। देखो ये आपको दो चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ लिंक्डइन ऐप जो है ना आपकी, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें प्रोफेसर जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं। जैसे जब मैं कर रहा था तो आई वॉज ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और मैं देखता रहता था प्रोफेसर्स को कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा कि एक प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे हैं उस पर, और आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गए तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। तो जब मैं ये चीज़ देख रहा था तो वहाँ पर थे सारी चीज़ें। तो आपको वो थोड़ा सा ये लेबर काम करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे, प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, उनको ईमेल्स करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल राइट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को जाके निकाल के लाना पड़ता है। यस यस यस। और कोई पूछना चाहता है तो बताओ, फिर इसको खत्म करते हैं भाई।
हाँ भाई बताओ। हाँ शेखर बताओ। हाँ शेखर। मेजर इशू जो है सर वो आता है फंडिंग मतलब पैसे वाला कि कितना होता है छोटे बच्चों की वहाँ जाके जॉब करनी पड़े नहीं नहीं देखो, आपकी बात सही है। देखो बिना फंड के वेस्ट में आपको पीएचडी नहीं कराएंगे। वेस्ट आपको बिना फंड के पीएचडी नहीं कराता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखो, जब आप अप्लाई करते हो तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है उधर, तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अराउंड नवंबर दिसंबर की स्टार्टिंग में आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है उस पर मिलता है, आपको फंडिंग मिलता है, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑन फंडिंग, वो कंप्लीट फंडिंग पर जाते हैं। तो ये पैसा इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। हाँ हाँ हाँ। दूसरा देखो, एक और भी बात है, मैं आपको एक और बात बता दूं। असिस्टेंटशिप दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिसमें आपको पर लेक्चर का पे किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें आप वीक के कुछ पर्टिकुलर आवर्स ही पढ़ा सकते हो। और एक होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप, जो कि आपको पर मंथ एज अ स्टाइपेंड मिलती है, स्टाइपेंड सैलरी जिसको बोलते हैं। तो वो दो होती हैं आपके पास, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर काम करने की। हाँ हाँ हाँ, दोनों साथ ले सकते हो। हाँ सी, वो तो देखो अब वो यू नीड टू बियर दैट एनी हाउ, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको स्टाइपेंड और जो दिया जाता है दैट इज़ एनफ टू सर्वाइव। सर्वाइव के लिए वो एनफ होता है। मैं जैसे मेरे दोस्त हैं, वो दे आर इन टेक्सास, और उनको मिलती है 2600 यूएसडी, और उनका थर्ड ईयर है। सो वो ये कहते हैं कि एक अमाउंट वो बचा लेते हैं। तो एटलीस्ट वी आर इंडियंस यार, हम पैसा बचा सकते हैं, हमें मालूम है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत। मैं कहता हूँ आप जो भी यहाँ मास्टर्स के स्टूडेंट बैठे हैं, उनको भी आज से लिखने की हैबिट, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये बात बोली कि हमारे यहाँ लोगों को लिखने की हैबिट नहीं है, तो स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कर दो। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, आपको आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आप वो लिखना स्टार्ट कर दो, दैट विल बी बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल होगी। हाँ ओके या हाँ, मास्टर्स के लिए 2, पीएचडी के लिए 3। देखो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, सी डिपेंड करता है। अगर आप स्टेम के कोर्सेज में जा रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बेस्ट है। हो सकता है आप अगर जर्मनी जाओ तो दैट इज़ वे मोर बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। सी जब मैं कर रहा था तो आई हैड अ पर्टिकुलर एम्बिशन कि यार मेरे को ना यहाँ जाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस हाँ, जो जीआरई होता है, हाँ इसमें ना देखो, इसमें होते हैं 130 के होते हैं, 130 के होते हैं। और इसमें जैसे टोटल है ना, जो ये 360 का होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है, 360 का होता है। इसका मार्किंग बहुत ना अजीब सा होता है, इसका मार्किंग बहुत अजीब सा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना 360 का है, तो इसमें आपको अब मोर देन 300 ले लो। मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल होता है, एक बार इसका थोड़ा ना जाकर पढ़ना। और आप लोग इसके जो क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 × x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन आते हैं क्वांट में। मुझे इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन होते थे, आंधी आई, पेड़ गिर गया, टूट गया यहाँ से, ये यहाँ पर 60 डिग्री बन गया, बताओ इसकी हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन आते हैं।
तो मैं बता रहा हूँ वो नाम बस बहुत ऐसा है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड पता नहीं कैसा है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो आपको ये दे देगा, ये कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसका सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल होता है। बस आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो हमारी जो ड्रॉबैक बनती है वो बनती है वर्बल सेक्शन, जहाँ हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, हमारी वोकेबलरी बहुत, इंग्लिश आती है हमारी वोकेबलरी ना धड़ाम से नीचे गिर जाती है, ठीक है। और उसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 2 महीना 3 महीना में बहुत है। हाँ, और कोई पूछना चाहता है भाई? गैप देखो, हाँ स्टडी गैप देखो है, ये एक इशू है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? हो सकता है अगर एक विमेन है, विमेन कैन बी मैरिड, उसकी शादी हुई है, तो दिस इज़ अ थिंग, अल्टीमेटली लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। सो आप, मैं बताया आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, आप उसमें सब लिखेंगे, किसी आई हैड अ गैप फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, इस ईयर में मैंने ये काम किया, या आई हैड सम काइंड ऑफ कंडीशन, फैमिली कंडीशन, जिसमें मेरी शादी हो गई या जो भी था, या हो सकता है किसी ने 1 साल 2 साल जॉब की हो तो जॉब का लिखेगा, या अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो वो लिख सकते कि आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज़। सिंपल है, जो है उसको सच लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप का ऐसा मतलब ये नहीं कि आपने मतलब क्राइम कर दिया, लेकिन क्या है, बस आपको उसको लिखना, जस्टिफाई करना आना चाहिए, दैट इज। सर आपने एक चीज़ बताई कि यूनिवर्सिटी को एल्टर करके भी निकालो फॉर्म आउट करके यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, कोई प्रोफेसर से कहता है कि अप्लाई कर दो, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सर हमारा वहाँ पे भी एंट्रेंस होता है, तो जो एग्जाम की बेसिस नहीं, आपको फिर सीधा रिजल्ट आता है, आपको सीधा रिजल्ट आएगा कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम आपको डिनाई कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। जो आपने एप्लीकेशन दी है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो, और आपके जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है वो, नहीं, कई जगह होता है, कई जगह वो लोग ले लेते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने मान लो कि 15 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस भेज दिया, तो दे हैव अ बड़ा ही वो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, जानने के लिए, एक बार एटलीस्ट उनको देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए क्या है। मैंने 2-3 जगह ऐसा किया, तो बहुत इनफॉर्मल होता है, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत आपसे, आपकी बहुत इन डेप्थ नॉलेज में जाना चाहिए, नहीं, बहुत एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रोसेस ये सारा है, ये सारा प्रोसेस है। हाँ, वो तो देखो, अब आपका अगर इंडिया में अगर आप हो, आपको पीएचडी करनी है, तो यू शुड हैव जेआरएफ या सीएसआईआर की स्कॉलरशिप हो या आईसीएसआर की। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। तो वो तो जो है एक कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 30-35,000 आई थिंक, जो भी, वहाँ आपको वहाँ के हिसाब से वो चीज़ें पे की जाती हैं। सो अगर आपके पास यहाँ नेट जेआरएफ है तो यू हैव एन एज, आप लिखते हो अपनी प्रोफाइल में। मैं कह रहा हूँ जो भी छोटी से छोटी अचीवमेंट भी है, आपका यूनिवर्सिटी में मेडल है, क्लास के टॉपर हो आप, आपने लिखा है, आपका नेट जेआरएफ है, आपने वहाँ लिखा है कि यार ऐसे ऐसे इंडिया में एक बहुत टफ एग्जाम होता है और हमने वो किया हुआ है, आपका यहाँ स्कॉलरशिप है तो आप वहाँ लिखते हो कि यार आई एम ए जूनियर रिसर्च फेलो। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ये सारी आप कर सकते हो मेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज वो शो करता है कि आप अपने लाइफ में कब से क्या करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड से कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने इंटरेस्ट को समझें, आप लिखना स्टार्ट करें, आप अपनी लैंग्वेज पे को अच्छा करें। और लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थिंक लैंग्वेज एज ए पासपोर्ट। लैंग्वेज जो होता है वो कोई कल्चरल बैरियर नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि यार ये तो इंग्लिश में टप टप कर, नहीं। लैंग्वेज एक पासपोर्ट की तरह है, वो आपको दुनिया दिखाने का एक लाइसेंस देता है, देखने का कि यार यू कैन गो इन टू सम अनदर कंट्री और वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हो। तो उसको ऐसे मत देखो कि यार बहुत ही टफ है, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस उसको समझने की कोशिश करो और आप कर लोगे। मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है, सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं कर सकता। एटलीस्ट हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं कर सकता। बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं ना कर लूँगा। ये ठीक है सर, करें, हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन है भाई? हाँ जा सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए आप जा सकते हो, वो बहुत और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है वो तो चीज़। प्रोसेस बिल्कुल सेम है उसमें, पर देखो स्टिल वहाँ फिर एक चीज़ ये आती है कि
जो काम आप यहाँ कर रहे हो ना, दैट शुड बी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि यार हम 4 साढ़े 4 साल हमने JRF खाई, मस्त आराम से गाड़ी लेके घूमे, फिर हमने एक थीसिस छपवा ली बाहर से और फिर हम बोलते कि यार नाउ विल गो फॉर पोस्ट डॉक। हाँ सीरियसली भाई, वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो ये क्योंकि जो हमारे यहाँ जो कॉमन प्रोसेस होता है PhD का वो यही होता है ना कि JRF ली, थोड़े दिन होते होते मस्ती में वो 4.5 साल निकल जाते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा देखने वाली बात है। ठीक है, तो और कोई क्यूरी भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी कोई क्यूरी है भाई? चलो ठीक है, करते हैं सर, है ना? ओके फिर देखो अराउंड 7 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर आप जनवरी में स्टार्ट करते हो तो आई थिंक नवंबर तक तो देख लो आप, 9-10 महीने का प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा 9-10 महीने अलर्ट रहना पड़ता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने से लेकर अप्लाई करने तक 9-10 महीने लगते हैं। देखो आई थिंक मोटी समय अगर मैं बोलूँ तो फरवरी मार्च में आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फेब मार्च में। कई बार अप्रैल में भी आते हैं, कई बार मई तक भी आते हैं। तो दैट डिपेंड्स ना कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइम लाइन नहीं है इंडिया की तरह की हम इसी पर्टिकुलर टाइम में एडमिशन लेंगे। हाँ देखो यहाँ फिर वही बात है, थोड़ी सी आपको बहुत पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ तो जो फॉल का जो सीज़न होता है उसमें आपको फंडिंग के लिए पूरा दिया जाता है। और बाद में यूनिवर्सिटीज़ क्या है, वो ज़्यादातर फॉल में ही अपनी सीट्स को फिल कर लेती हैं, बाद में वो फॉर्म नहीं निकालती हैं। कई बार निकालती हैं, तो वो फिर एक अलग बात है। आप को देखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में निकाल रही है, विंटर में निकाल रही है। लेकिन ज़्यादातर एडमिशन फॉल में होता है, जो वहाँ पर जो जुलाई अगस्त का महीना होता है ना, उस टाइम पे। ये आप वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, हर छोटी से छोटी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होती है, हर चीज़ वहाँ पर मेंशन है। आपको सिर्फ वो वेबसाइट्स खोल के देखनी है। हाँ ओके। अगर सर ये PhD करनी है, अगर इंडिया के अंदर ही, तो सर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? भाई ईस्ट और वेस्ट, MDU इज बेस्ट। देखो भाई वो आपकी हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स की है उसमें प्रेफरेंस होती है कि हम वहीं PhD करें। चलो ठीक है भाई, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोग ज्वाइन किया, आप सब ने, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो लेक्चर जो यूनिक डिजिटल कैंपस का जो YouTube पेज है उस पर भी रहेगा, तो अगर आप बाद में देखना चाहो तो देख सकते हो। और आप कांटेक्ट करना चाहो तो आप हमारी जो वेबसाइट है, जो ईमेल है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ चैट में लिंक डालो, चैट में बोल में लिंक डालो चैट में। मैं बोल लो। थैंक यू मिस्टर रवि। तो किसी स्टूडेंट की अभी भी कोई क्यूरी है तो ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये यूनिक डिजिटल कैंपस के यूट्यूब चैनल पे हम डाल देंगे। किसी की क्यूरी है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, यूट्यूब चैनल का लिंक आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो मीटिंग अभी चल रही है चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, डाल दिए सर, तो वहाँ से आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं।